नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति, उनके पद, उनकी शक्तियों और संवैधानिक प्रावधानों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पावर्स एंड प्रोविजंस। उसके कुछ अंश हैं। तो मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, चुनाव कैसे होता है, योग्यताएं क्या हैं, कौन सी खास शक्तियां हैं उनके पास। बिल्कुल। कई बार ये पद नाममात्र प्रमुख जैसा लगता है, पर शायद इसमें और भी बहुत कुछ है। हाँ, वही देखना है, क्या ये सिर्फ औपचारिक है या कुछ और भी। चलिए इन स्रोतों के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। स्रोत बताते हैं कि संवैधानिक आधार कहाँ है। संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 62 तक। हाँ, बिल्कुल। भाग 5 में इसका जिक्र है। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत शुरू में ही बताते हैं वो ये कि महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। जी हाँ, ये तुलना अक्सर की जाती है। अनुच्छेद 52 तो बहुत साफ कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक सीधा स्पष्ट वाक्य। और फिर अनुच्छेद 53 जो कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अच्छा। हाँ, और यहीं से वो सब उपाधियां आती हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं। देश का पहला नागरिक, कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। और नाम मात्र प्रमुख भी। हाँ, वो भी। और यही थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? एक तरफ सारी कार्यपालिका शक्ति, दूसरी तरफ नाम मात्र। सही कहा। शायद यहीं पर इस पद की जटिलता है। बिल्कुल। और हाँ, जैसा स्रोत बताते हैं, वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाकई ये नाम मात्र और वास्तविक शक्ति का जो संतुलन है ये काफी पेचीदा है। अच्छा, तो अब आते हैं चुनाव प्रक्रिया पर। स्रोत क्या कहते हैं, कौन चुनता है राष्ट्रपति को? क्या ये आम चुनाव जैसा है? नहीं नहीं, आम चुनाव जैसा बिल्कुल नहीं। स्रोत बहुत साफ तौर पर एक निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टरल कॉलेज की बात करते हैं। अच्छा, निर्वाचक मंडल। जी। और इसमें कौन कौन शामिल हैं ये भी स्रोत बताते हैं। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित। हाँ। दूसरा, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। तीसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ओके। और चौथा, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, मतलब जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, वहां के भी निर्वाचित सदस्य। स्रोत इस निर्वाचित शब्द पर काफी जोर देते दिख रहे हैं। हाँ, इसका मतलब मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल, नॉमिनेटेड सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। शायद ये इसलिए ताकि चुनाव ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की इच्छा को दिखाए, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, ये निर्वाचित पर जोर देना वाकई महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया के प्रातिनिधिक चरित्र को दिखाता है। अच्छा, तो ये तो हुई चुनाव की बात। अब अगर कोई उम्मीदवार बनना चाहे तो क्या योग्यताएं चाहिए? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत यहाँ भी काफी स्पष्ट हैं। 3 मुख्य योग्यताएं हैं। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो खैर स्वाभाविक है। हाँ। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो। ये शायद पद की गरिमा और अनुभव के लिए है। ठीक है। और तीसरी, जो थोड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, मतलब सदस्य होना जरूरी नहीं, पर योग्यता होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सदस्य होना जरूरी नहीं, पर वो सारी अहर्ताएं हों जो एक लोकसभा सदस्य के लिए चाहिए। शायद ये इसलिए ताकि राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया और जन आकांक्षाओं से जुड़े रहें। समझ गया। और पद पर बने रहने के लिए भी कोई शर्तें हैं? क्या वो साथ में कोई और पद जैसे सांसद या विधायक रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ एक अहम शर्त बताते हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अच्छा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो पहले से सदस्य है, तो स्रोत कहते हैं कि राष्ट्रपति पद संभालते ही उसे अपनी वो सदस्यता छोड़नी पड़ती है। ये शक्तियों के पृथक्करण वाली बात हो गई। जी बिल्कुल, ताकि वो किसी एक विधायिका के प्रति झुके न रहें, पूरे राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर निष्पक्ष रहें। सही है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। अब आते हैं कार्यकाल पर। कितना होता है कार्यकाल? और अगर पद छोड़ना चाहें या दोबारा चुने जाने की बात हो, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। 5 साल, ठीक है। और अगर इससे पहले पद छोड़ना हो
तो वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को। आत्मक बात स्रोत बताते हैं जो काफी रोचक है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, संविधान में कोई सीमा नहीं है। अच्छा। हाँ, जबकि अमेरिका में, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो बड़ा अंतर है। इसकी क्या वजह हो सकती है? स्रोत अटकलें नहीं लगाते, बस तथ्य बताते हैं। पर शायद भारतीय व्यवस्था में निरंतरता को महत्व दिया गया हो, या फिर ये हमारी संसदीय प्रणाली की प्रकृति हो, जहां राष्ट्रपति सीधे राजनीतिक शक्ति के केंद्र नहीं होते। ये तुलना वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, पद के साथ कुछ सुविधाएं, वेतन वगैरह भी होता होगा? स्रोत कुछ बताते हैं इस पर? हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति को एक शासकीय आवास मिलता है बिना कोई किराया दिए, जिसे हम सब राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। जी हाँ। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसके अलावा स्रोत उनके मासिक वेतन का भी जिक्र करते हैं, जो 5 लाख रुपए बताया गया है। 5 लाख रुपए? जी, ये सुविधाएं और वेतन पद की गरिमा और जिम्मेदारियों के हिसाब से हैं। चलिए, आप जरा जवाबदेही और पद की गरिमा से जुड़े पहलुओं पर आते हैं। शपथ कौन दिलाता है पद की? हाँ, जहाँ तक शपथ की बात है, स्रोत बताते हैं कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश? जी, ये अपने आप में न्यायपालिका और कार्यपालिका के संवैधानिक संबंध को दिखाता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए उपस्थित नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उपलब्ध हो, वो ये जिम्मेदारी निभाते हैं। अच्छा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। और हमने शुरू में महाभियोग का जिक्र किया था, जो अमेरिका से प्रेरित है। स्रोत इस प्रक्रिया के बारे में और क्या कहते हैं? स्रोत महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर से याद दिलाते हैं कि इसका आधार अमेरिकी संविधान में है। प्रक्रिया की बहुत ज्यादा डिटेल्स तो स्रोत में नहीं है, लेकिन महाभियोग शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि ये एक बहुत ही गंभीर और असाधारण प्रक्रिया है। हाँ, ये रोजमर्रा की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये संविधान के उल्लंघन जैसे बहुत ही गंभीर आरोपों पर ही शुरू हो सकती है। ये एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है, ताकि राष्ट्रपति संविधान के दायरे में ही काम करें। सही कहा। ये शपथ और महाभियोग दोनों ही पद की गंभीरता और उसकी सीमाओं को दर्शाते हैं। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद राष्ट्रपति की शक्तियों का सबसे सीधा प्रमाण है, नियुक्ति करने की शक्ति। स्रोत इस बारे में काफी कुछ बताते हैं। किन किन प्रमुख पदों पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं? जी हाँ, ये सूची काफी लंबी और प्रभावशाली है, और ये दिखाती है कि राष्ट्रपति का असर शासन के कितने अलग अलग क्षेत्रों पर है। स्रोतों के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री? हाँ, हालांकि ये नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता की होती है, पर औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है। फिर आते हैं राज्यों के राज्यपाल, जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं राज्यों में। हाँ, राज्यपालों की नियुक्ति भी। जी। फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये बहुत अहम है। बिल्कुल। भारत के महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। हाँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। स्रोत यहाँ एक नाम भी बताते हैं, श्री र संजय मूर्ति। अच्छा, नाम भी दिया? हाँ, शायद ये उस समय के पदाधिकारी का नाम हो जब स्रोत तैयार हुआ हो। CAG सरकारी खर्चों पर नजर रखता है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। बिल्कुल। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ भी स्रोत एक नाम देते हैं, राजीव कुमार। चुनाव आयोग की निष्पक्षता लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है। सही बात है। इसके अलावा केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो केंद्र राज्यों के बीच फाइनेंस के बंटवारे पर सिफारिश करते हैं। और अंत में संघ लोक सेवा आयोग, मतलब UPSC के अध्यक्ष और सदस्य, जो हमारी प्रमुख प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती करती है। बाप रे, ये सूची तो वाकई बहुत व्यापक है। प्रधानमंत्री से लेकर न्यायाधीशों तक और कैग, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं तक राष्ट्रपति की भूमिका इन सब महत्वपूर्ण पदों को भरने में केंद्रीय है।